हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू अ चैनल स्टोरीज बाय डी। एक ऐसा चैनल जहां पे आपका भाई सुनाता है आपको कुछ थ्रिलिंग, स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरीज। और दोस्तों, जैसा आपने रिक्वेस्ट किया था, आज हम लेके आए हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी का एक गजब का केस। ये एक ऐसा केस है जिसके बारे में आपको ना ही इंटरनेट पे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ना ही आपने इस केस के बारे में सुना होगा। हम लोगों ने काफी रिसर्च करके केस ढूंढा है एंड बहुत ही गजब का केस है। शिमला की ठंडी वादियों में एक पुराना सा बंगला, एक मासूम बच्चा जो एकदम से बोलना बंद कर देता है, और एक गुड़िया जिसके बारे में कहा गया कि वो सिर्फ एक खिलौना नहीं थी। सोचिए, क्या कोई बेजान चीज किसी इंसान से बात कर सकती है? और फिर सबसे डरावनी बात यह है कि अगर कोई बच्चा डर के मारे बोलना बंद कर दे, वो चुप हो जाए, तो सोचो उसने ऐसा क्या देखा होगा कि वो आज तक किसी को ये बता नहीं पाया कि वो क्यों चुप है। गौरव तिवारी हमेशा कहा करते थे कि नॉलेज कैंसल्स फियर, पर इस केस के बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज करके कर दिया था कि नॉलेज क्रिएट्स फियर। आप सोचिए कैसा केस होगा ये। सो हेडफोन लगा लीजिए एंड लाइट्स डिम कर लीजिए, क्योंकि अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो कोई कहानी नहीं है, वो एक रियल स्टोरी है। शिमला की ठंडी वादियों के बीच एक खूबसूरत सा कॉलोनियल स्टाइल बंगलो था, जिसके आसपास देवदार के लंबे लंबे पेड़ और धुंध से घिरी पहाड़ी हवा उस जगह को किसी पोस्ट कार्ड जैसा सुंदर बनाती थी। इस बंगले में रहता था एक अमीर और खुशहाल परिवार। बिजनेस सफल था, पैसों की कोई कमी नहीं थी, और घर के अंदर हर चीज सुकून और प्यार से भरी हुई लगती थी। घर की दीवारों पर फैमिली फोटोग्राफ्स लगी थी, वेकेशंस, बर्थडे, स्कूल फंक्शंस, हर तस्वीर एक परफेक्ट जिंदगी की कहानी सुनाती थी। इस घर की सबसे बड़ी हैप्पीनेस थी 6 साल का आरव। आरव एक हैप्पी गो लक्की बच्चा था। वो दिन भर घर में शरारतें करता, हंसता, खेलता, कूदता फाता रहता था। घर की लाइफ था वो। आरव इंटेलिजेंट भी था, स्कूल में सबका फेवरेट था, और उसको ड्राइंग्स बनाना और कहानी बनाना बड़ा पसंद था। इस घर में आरव सबसे ज्यादा अटैच था अपनी दादी से। दादी और आरव का रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि एक गहरे इमोशनल डोर से बंधा हुआ था। हर शाम वो वरांडा में बैठते और पहाड़ के पीछे ढलती धूप को देखते। दादी उसे पुरानी कहानियां सुनाती, कभी राजा रानी की और अपने बचपन के किस्से भी। रात को आरव कभी भी दादी को बिना गुड नाइट किस करे सोता नहीं था। लाइफ एकदम हैप्पी चल रही थी, लेकिन जिंदगी है ना, वो बिना चेतावनी के एकदम से बदल भी जाती है। सर्दियों का टाइम था और दादी की तबीयत काफी टाइम से खराब चल रही थी, और इसी बीच दादी अपनी आखिरी सांस लेती है। पूरा घर शोक में डूब जाता है। आरव को एग्जैक्टली समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, पर उसने महसूस तो किया कि उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एकदम से गायब हो गया। अपनी मौत से पहले दादी ने आरव को एक गिफ्ट दिया था, एक बहुत ही खूबसूरत पोर्सलीन डॉल। पोर्सलीन पता है ना आपको, सिरेमिक टाइप का जो मटेरियल होता है, वैसी एक डॉल, सफेद मिट्टी से बनी हुई, हल्की सी मुस्कान और इतना जिंदा लगने वाली आंखें कि मानो वो सामने वाले इंसान को असली में देख रही हूँ। दादी ने आरव को कहा था कि जब भी तेरे को मेरी याद आएगी ना, तो ये हमेशा तेरे पास होगी। दादी के जाने के बाद आरव उस गुड़िया से अलग ही नहीं होता था। उसको परमानेंट अपने पास रखता था, सोने अपने साथ ले जाता था, खाना खिलाते वक्त भी अपने पास ही बैठा के खाना खिलाता था, और अक्सर ना आरव उस गुड़िया से बात करते हुए भी दिखता था। पहले घर वालों को लगा ये सब नॉर्मल है, एक बच्चा अपनी दादी को मिस कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद आरव के नेचर में चेंजेस दिखने लगे। आरव थोड़ा सा चुप चुप सा रहने लगा। वो अपने कमरे में अकेले बैठ के ना उस गुड़िया को देखता रहता था। कई बार ऐसा भी लगता था जैसे वो गुड़िया की ना कोई बात सुन रहा है। फिर धीरे धीरे उसने बोलना बहुत ही कम कर दिया, एंड देन एक दिन वो बिल्कुल चुप हो गया। आरव को देख के उसके पेरेंट्स ऑब्वियसली बड़े परेशान हुए, और उसके बाद काफी सारे डॉक्टर्स को दिखाया गया, कई सारे टेस्ट हुए, पर सारी रिपोर्ट्स नॉर्मली आई। सब कुछ ठीक था, बस आरव की आवाज जा चुकी थी। उसकी माँ ने कई बार देखा कि आरव जब बोलना चाहता था ना, तो शब्द उसके गले तक तो आ जाते थे, बस वहां से बाहर नहीं निकलते थे, जैसे कोई उसकी आवाज को ना बाहर निकलने से रोक रहा हो। इसके अलावा कई सारी और भी चीज थी आरव की जो अनयूजुअल थी। आरव कई बार रात को झटके से उठता और कमरे के ना एक कोने की तरफ देखने लगता, और इस पूरी चीज में, हर चीज के दौरान वो गुड़िया आरव के हाथ में होती थी। अब ये सारी बातें ना माँ बाप तो देखते हैं, नोटिस भी करते हैं, उनको बहुत सारी चीजें ऐसी भी दिखती हैं जो जनरल लोगों को ना दिखें। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आरव की उसकी मॉम भी नोटिस कर रही थी। एक रात को जब आरव उठ के बैठा ना, तो ऐसे ही उसकी माँ ने बस जनरली आरव से पूछा कि बेटा तुम किससे बात कर रहे हो क्या? आरव ने ऑब्वियसली कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी उंगली उस गुड़िया की तरफ करी। आरव ने उस गुड़िया की तरफ इशारा किया, क्या घर वालों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। वो बहुत घबरा गए, एंड देन फाइनली वो कांटेक्ट करते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी को। घर वालों को लगा कि शायद उनकी प्रॉब्लम्स अब सॉल्व होने वाली हैं, पर उनको आइडिया नहीं था कि ये तो बस अभी शुरुआत थी। अगली सुबह
जब पहाड़ों पर से धुंध पूरी तरह से हटी भी नहीं थी। गौरव तिवारी शिमला के उस बंगले पे पहुंचे जहां से मदद की गुहार आई थी। बाहर से घर उतना ही शानदार और शांत दिख रहा था जितना किसी पोस्ट कार्ड में दिखता है। सफेद दीवारें, लकड़ी की बालकनी और सीढ़ियों के पास रखे पुराने पहाड़ी प्लांटर्स। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, गौरव को तुरंत महसूस हुआ कि इस घर की हवा कुछ अजीब तरीके से ही भारी है, जैसे सुकून के नीचे कोई दबा हुआ डर सांस ले रहा हो। ड्राइंग रूम में आरव की मॉम ने बहुत धीरी आवाज में गौरव तिवारी का स्वागत किया। उनकी आंखों के नीचे नींद की कमी और डर की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। पिताजी फॉर्मल रहने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर भी छुपी बेचैनी छुप नहीं रही थी। उसी रूम के कोने में आरव चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें जमीन पर टिकी हुई थी और उसकी बाहों में थी वो गुड़िया। गौरव तिवारी की नजर जैसी उस पोर्सलिन डॉल पे पड़ती है, गौरव कई सेकंड तक उसको घूर के देखते हैं। वो जो डॉल थी ना, वो बड़ी अननेचुरली रियल थी, बहुत डिफरेंट थी। वो सफेद चमकदार चेहरा, हल्की हल्की सी मुस्कान और उसकी आंखें एक्सट्रीमली रियल। ऐसा लगता था जैसे असली इंसान आपको देख रहा है। एंड जब आप मूव करते थे ना, तो ऐसा लगता था मानो वो आंखें आपको फॉलो कर रही हो। उन आंखों में एक अनरियल डेप्थ थी जो कि किसी गुड़िया की हो पाना पॉसिबल नहीं था। गौरव को वो डॉल देखते ही समझ में आ गया कि ये एक पुरानी यूरोपियन स्टाइल पोर्सलिन डॉल थी, जो कि जनरली एक विरासत के तौर पे अपनी जनरेशंस को आगे दी जाती है। ये आरव को उसकी दादी ने दी थी। आरव की मॉम बोलती है, बस तब से ये इससे ना चिपका रहता है, जिसको छोड़ता नहीं है। गौरव जाके आरव के बगल में बैठ जाते हैं और बड़े प्यार से ना गुड़िया की तरफ देखने लगते हैं। आरव ने उस गुड़िया को कस के पकड़ा हुआ था, जैसे मान लो कि कोई उस गुड़िया को उससे अलग ना कर ले। गौरव ने बहुत ही पोलाइटली बोला कि क्या मैं आपकी गुड़िया देख सकता हूँ? आरव ने कोई जवाब नहीं दिया, बट देन थोड़ी देर बाद बड़े आराम से उस गुड़िया को गौरव की तरफ को बढ़ा दिया। जैसे ही गौरव ने उस गुड़िया को अपने हाथ में लिया, एक हल्का सा झटका लगा उनको, जैसे वो हल्का सा स्टैटिक करंट होता है ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो आप चेयर से उठ के वगैरह लगता है, हल्का सा उस तरह का झटका उनको अपनी उंगली पे महसूस होता है। गौरव पल भर के लिए रुक जाते हैं, बट देन फिर नॉर्मल बिहेव करते हैं। गौरव खुद को समझाते हैं कि पहाड़ी सर्दी, ड्राई एयर और स्टैटिक चार्ज के कारण ऐसा हो सकता है। इसके बाद गौरव ने एक चीज नोटिस करी। उन्होंने नोटिस किया कि वो जो गुड़िया थी, उस गुड़िया की जो सरफेस का टेम्परेचर था वो बहुत कम था। इतना ठंडा मानो वो गुड़िया जैसे बर्फ के ऊपर रखी गई हो, पर रूम का टेम्परेचर नॉर्मल था। गौरव ने उस गुड़िया को ना आराम से टेबल पे रखा एंड देन फिर धीरे धीरे उसने रूम को ऑब्जर्व करना शुरू किया। रूम में कोई खिड़की खुली नहीं थी, कोई मैकेनिकल सोर्स नहीं था, पर फिर भी उनको अपने बदन में ना एक अजीब सी सुसुराहट सी महसूस हो रही थी। इतना सब फील होने के बाद भी गौरव ने बहुत ही कैजुअल टोन में आरव की मॉम से पूछा कि आपका बेटा कब बात करता है इस गुड़िया से? तो उसके जवाब में आरव की मॉम बताती है कि रात को अक्सर वो आरव को उस गुड़िया से बात करते हुए देखती है। जब वो उसके नजदीक जाती हैं, सुनने की कोशिश करती हैं, तो वो चुप हो जाता है। देखने में ऐसा लगता है मानो आरव किसी से बात कर रहा है, एक्चुअल में बात कर रहा है। इसके बीच आरव के फादर ने भी इंटरवीन किया। उनका कहना था कि हो सकता है कि ये ग्रीफ रिस्पॉन्स हो। भाई, उसने अपनी दादी को खोया है, क्या पता उसका माइंड उसको तैयार कर रहा हो उस सदमे से निकलने के लिए। एंड गौरव तिवारी ने भी इस बात को सबसे लॉजिकल बात मानी, बिकॉज जब आप शॉक में जाते हो, आप दुख में होते हो, तो आपका माइंड बहुत सारे साइकोलॉजिकल गेम्स भी खेलता है। तो हो सकता है ये उन्हीं में से एक हो सकता है इसमें कुछ भी पैरानॉर्मल ना हो, कोई भी फिशी ना हो। इट इज जस्ट योर माइंड प्लेइंग। भाई, ट्रॉमा में, ग्रीफ में आप इमेजिन भी करते हो, और एक्चुअली एक कंडीशन है जिसमें आदमी जब अपने किसी बहुत प्यारे को खोता है ना, तो बहुत टाइम तक वो ये फील करता है कि वो उसके साथ ही है। तो हो सकता है कि आरव इस भी किसी चीज से भी गुजर रहा हो। खैर, इस बीच जब उन्होंने उस गुड़िया को वापस रखा और रख के दोबारा से खड़े हुए, तो उनको ऐसे लगा जैसे मान लो वो जो गुड़िया की आंखें हैं ना, वो उन्हीं पर टिक गई हो। गौरव वहीं पे रुक जाते हैं और फिर तुरंत से अपना एंगल बदलते हैं, और जब वो अपना एंगल बदलते हैं ना, तब भी ऐसा लगता है कि गुड़िया उन्हें ही देख रही है। ओह, पेंटेड आई इल्यूजन। जिसने इस गुड़िया को बनाया है, उसने इसकी आंखें शायद बनाई ऐसी है कि आप कहीं पे भी चले जाओ, लगता है कि मानो वो आपको देख रही है। पर फिर वो जो रूम था, उस रूम में ऐसा कुछ था जो गौरव को ना रिलैक्स नहीं होने दे रहा था। अब उस शाम गौरव ने डिसाइड किया कि हम रात होने का वेट करेंगे, क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ना रात को बेटर रिकॉर्ड होती है। उन्होंने अपनी टीम को बोला इक्विपमेंट रेडी करने के लिए, और आरव को और उस डॉल को उसी रूम में छोड़ दिया जहां अक्सर वो दोनों आपस में बात किया करते थे। जैसे ही गौरव कमरे से बाहर निकला, आरव ने पहली बार अपनी आंखें उठा के गौरव की तरफ देखा, और उसकी आंखों में ना डर था, मानो वो अपनी आंखों से कह रहा हो, इसे ले मत जाना,
उसकी आंखों में देख के गौरव को ये केस इमोशनल अटैचमेंट का भी लगने लगा था। गौरव ना हमेशा अपने आप को प्रैक्टिकल तौर पे चीजों को एनालाइज करने के लिए मजबूर करते थे। वो कभी भी ना पैरानॉर्मल एक्टिविटी से पहले सारे वो कंडीशन चेक करते थे जो कि साइकोलॉजिकल हो सकती थी, इमोशनल हो सकती थी, ताकि जब वो किसी कंक्लूजन में आए ना तो वो एक कॉन्क्रीट कंक्लूजन हो। तो ऐसे ही वो यहाँ पे भी जब केस कर रहे हैं तो वो अलग अलग चीजों को देख रहे थे कि हाँ यार, बच्चे ने अपनी दादी को भी खोया है, तो हो सकता है कि वो ट्रॉमा में हो सकता है इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है गुड़िया से इतना प्यार करने लगा हो कि उससे बात कर रहा हो सकता है। पर कुछ ना कुछ इस घर में ऐसा था जो गौरव को फील दे रहा था कि यहाँ पे चीजें सीधी नहीं है, यहाँ पे चीजें टेढ़ी हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं और पैरानॉर्मल है। रात ऑलमोस्ट हो चुकी थी और अब गौरव तिवारी ने अपनी टीम के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन सेटअप शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने उस रूम को सिलेक्ट किया जहां पे आरव अक्सर अपनी गुड़िया को लेके बैठा करता था। रूम को डिस्टर्ब किए बिना उन्होंने इक्विपमेंट केयरफुली प्लेस करना शुरू किया। मोशन सेंसर्स को फ्लोर के नीचे लेवल पर सेट किया गया ताकि किसी भी मूवमेंट को डिटेक्ट किया जा सके। वाइब्रेशन डिटेक्टर्स टेबल के नीचे और वॉल्स के पास लगाए गए ताकि ये पता चल सके कि कहीं कोई स्ट्रक्चरल वाइब्रेशन या एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा। एक इंफ्रारेड नाइट विजन कैमरा सीधे गुड़िया की तरफ सेट किया गया। इस कैमरे का पर्पस था कंप्लीट डार्कनेस में भी मूवमेंट कैप्चर करना। साथ ही एक थर्मल सेंसर भी इंस्टॉल किया गया जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस रिकॉर्ड कर सके। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के दौरान टेम्परेचर सडनली ड्रॉप होना एक कॉमन रिपोर्ट होती है और गौरव इसको साइंटिफिकली कैप्चर करना चाहता था। गुड़िया को रूम के बीच में रखी एक पुरानी लकड़ी की टेबल पे बिठा दिया गया। उसका चेहरा सीधे कैमरे की तरफ था। लाइट्स डिम कर दी गई, सिर्फ मॉनिटरिंग इक्विपमेंट की हल्की एलईडीज अंधेरे में ब्लिंक कर रही थी। गौरव ने घर के बाकी लोगों को अपने रूम में रहने के लिए बोला और उसने ये उनको स्ट्रिक्टली बोला था कि जब तक वो ना बोले उनको रूम से बाहर नहीं आना है। इसके बाद उसने आरव को भी सोने भेज दिया, पर सोने से पहले आरव उस डॉल को अपने साथ सोने ले जाने की जिद करने लगा। बहुत देर तक वो अड़ा रहा, जिद करता रहा और माना ही नहीं। पर फिर इवेंचुअली जब उसको ये बताया गया कि बेटा अंकल बस इस डॉल को चेक कर रहे हैं, तो वो मान गया और उसने डॉल को छोड़ दिया। पर रूम से बाहर जाने के वक्त उसने पीछे मुड़ के डॉल को देखा जैसे वो किसी अपने को ही ना कहीं पीछे छोड़ के जा रहा हो। अब 12 बज चुके थे। सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ स्टेबल था। सारे लोग मॉनिटर पे आंखें गड़ा के बैठे हुए थे। फिर 12 बजते हैं, देन 12:10, देन 20 मिनट, देन 12:30 हो जाता है। इस पॉइंट पे पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप एक माइक्रो मूवमेंट भी मिस नहीं कर सकते एंड आपको पता भी नहीं है कि वो मूवमेंट कब होगा। गौरव अपनी नोटबुक निकालते हैं और उसमें लिखते हैं नो एक्टिविटी नोटेड येट, एनवायरनमेंट स्टेबल। पर उनको ये भी पता था कि जितनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं ये रात के जो बीच के घंटे होते हैं ना, इसमें सबसे ज्यादा रिकॉर्ड करी जाती है। सो ही वॉज अलर्ट। फिर ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और ऐसे ही कुछ मिनटों बाद एग्जैक्ट 12:40 पे एक सेंसर हल्की सी बीप करता है और सारे लोग मॉनिटर की तरफ देखने लगते हैं। ये आवाज मोशन सेंसर की नहीं थी, ये वाइब्रेशन डिटेक्टर ने हल्की सी वाइब्रेशन डिटेक्ट करी थी, बहुत माइनर सी, जैसे किसी ने फर्नीचर को हल्के से बस टच कराओ, हल्के से बस छुआ हो। रूम का कैमरा फीड बिल्कुल नॉर्मल सब कुछ दिखा रहा था। गुड़िया बिल्कुल वैसे ही बैठी हुई थी। दोस्तों, पहाड़ों में जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है ना, तो जो घर होते हैं वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वैसे भी तो लकड़ी का घर था, तो ऐसी छोटी मोटी वाइब्रेशन होना, आवाजें आना नॉर्मल थी और गौरव को भी पता था। उसने अपनी नोटबुक निकाली और उसने उसमें यही मेंशन किया कि पॉसिबल स्ट्रक्चरल सेटलिंग हो सकती है, नो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज येट। ये उसने अपनी नोटबुक में नोट किया। यहाँ तक दोस्तों सब कुछ लॉजिक से एक्सप्लेन हो रहा था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। पर तभी रूम का टेम्परेचर में हल्की सी फ्लक्चुएशन थी। 25, 24, 23, फिर दोबारा 25। टेम्परेचर जो फ्लक्चुएशन थी वो उनका सेंसर डिटेक्ट कर रहा था। गौरव ने स्क्रीन को गौर से देखा और फिर वो बोलते हैं माइनर फ्लक्चुएशन, हो सकता है एयर फ्लो शिफ्ट की वजह से हो। ऑल्दो उस रूम की सारी खिड़कियां बंद थी, फिर भी गौरव कंक्लूजन पे नहीं गए। उन्होंने और टाइम दिया। एक्चुअली साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, अज्यूम नहीं। खैर, रात तो अभी और गहरी होने वाली थी और जो कुछ भी होने वाला था ना, ये सब तो उसकी शुरुआत थी। घर में कोई लाइट नहीं जल रही थी, बस स्क्रीन की हल्की हल्की सी रोशनी हल्के से एरिया को लिट कर रही थी। पूरी टीम आंखें गड़ा के स्क्रीन के आगे बैठी हुई थी। कैमरे के आगे वो पोर्सलिन डॉल टेबल पे बिल्कुल स्थिर बैठी हुई थी। अब टाइम हो चुका था दोस्तों 12:43 AM। अचानक EMF मीटर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है, उस पर हल्की सी ग्रीन लाइट ब्लिंक होती है। कोई कुछ नहीं बोलता है। 2 सेकंड्स बाद लाइट दोबारा ब्लिंक होती है, फिर येलो, फिर अचानक रेड स्पाइक्स। गौरव सीधे मॉनिटर के पास झुक जाते हैं।
हैं। इस रूम में कोई भी वायरिंग, हाई वोल्टेज लाइन या कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस नहीं था जो इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन पैदा कर सके। ईएमएफ में स्पाइक्स कभी कभी वायरिंग फॉल्ट्स और हिडन इलेक्ट्रिकल लाइंस या फिर मोबाइल इंटरफेरेंस से भी आ सकते हैं, लेकिन इस आइसोलेटेड रूम में ऐसा कोई सोर्स मौजूद नहीं था। अपने मोबाइल चेक करो, सब अपने मोबाइल्स निकाल के देखते हैं पर सारे मोबाइल्स फ्लाइट मोड में होते हैं। इसी बीच ईएमएफ मीटर पे रीडिंग स्पाइक करती है और इस बार बहुत तेज। उसी वक्त टेम्परेचर मीटर पे भी टेम्परेचर ड्रॉप रिकॉर्ड होता है। रूम का टेम्परेचर 25 से धीरे धीरे 12 डिग्री पे हो जाता है। मॉनिटरिंग रूम में बैठे लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये सिर्फ एक रीडिंग नहीं थी, उस रूम का टेम्परेचर एक्चुअली ड्रॉप हो रहा था। वो फील कर पा रहे थे इस चीज को। गौरव तुरंत एक हैंड हेल्ड थर्मोमीटर निकालते हैं ताकि अगर जस्ट इन केस उस मशीन में कोई डिफेक्ट हो या रीडिंग एरर हो तो वो चेक किया जा सके। वो रीडिंग लेते हैं, रीडिंग विद द सेम। रूम एक्चुअल में ठंडा हो रहा था। अब रूम ठंडा तो हो रहा था पर सारी विंडोज बंद थी, दरवाजे सील्ड थे, कहीं से हवा आने की कोई गुंजाइश नहीं। फिर ये रूम का टेम्परेचर ऐसे ड्रॉप कैसे हो रहा था? अब लाइव फीड पर डॉल वैसे ही बैठी थी, लेकिन कैमरे के फ्रेम में एक हल्की सी मिस्ट जैसी लेयर नजर आने लगी। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि जो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा था वो सिर्फ एक रूम का हो रहा था। मॉनिटरिंग रूम का टेम्परेचर बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहला था, पर उस एक रूम का टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा था। गौरव अब भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहा था। कई बार एयर पॉकेट्स या ह्यूमिडिटी की वजह से टेम्परेचर ड्रॉप होता है, पर वो जो टेम्परेचर ड्रॉप था वो उस टेबल के अराउंड ही ज्यादा हो रहा था। गौरव और उसकी टीम की आंखें गड़ी हुई थी स्क्रीन पे, जो कि उस डॉल को देख रहा था। इसी बीच ईएमएफ मीटर में एक बड़ी स्पाइक आती है, वो भी कंटिन्यूअस टोन के साथ, और मॉनिटरिंग रूम में जो हवा है वो उनको भारी महसूस होने लगती है। सबको पता होता है कि क्या हो रहा है पर कोई कुछ कहता नहीं है। कोई भी इस साइलेंस को तोड़ना नहीं चाहता था। फिर अचानक ऑडियो मॉनिटर में एक हल्की सी डिस्टर्बेंस रिकॉर्ड होती है, बिल्कुल हल्की सी, जैसे कोई मानो हल्की सी सांस ले रहा हो। टीम का एक मेंबर फटाफट से हेडफोन पहनता है और उस ऑडियो को आइसोलेट करने की कोशिश करता है। अब रूम के लाइव फीड में कोई मूवमेंट नहीं था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी और उस रूम का टेम्परेचर भी 12 डिग्री पे सेट हो गया था। धीरे धीरे जो ईएमएफ स्पाइक्स थी वो कम होने लगती हैं एंड देन धीरे धीरे ईएमएफ शांत हो जाता है। रूम का टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। सब कुछ मानो ऐसा हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मॉनिटरिंग टीम गहरी सांस लेती है, बिना इस चीज को समझे कि अभी तक एक्चुअली वो अपनी सांस रोक के बैठे हुए थे। गौरव की साइंटिफिक ट्रेनिंग एक्चुअली उनको कहती थी कि उन्हें किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए, पर उनका जो एक्सपीरियंस था वो उनको बता रहा था कि ये जो कुछ भी हुआ था ये नॉर्मल नहीं था। ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन नहीं थी, बट दिस वाज समथिंग बिगर। और वैसे भी रात अभी खत्म थोड़ा ना हुई थी। डॉल अभी भी कैमरे के आगे एकदम स्थिर बैठी हुई थी, एकदम शांत। कुछ भी अनयूजुअल नहीं था, पर मॉनिटरिंग टीम को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये इन्वेस्टिगेशन अब उनके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। मॉनिटरिंग स्क्रीन्स अब नॉर्मल रीडिंग्स दिखा रही थी, जैसे कुछ देर पहले हुआ सब कुछ सिर्फ एक छोटा सा ग्लिच हो। लेकिन टीम में से कोई भी इतनी आसानी से इग्नोर करने के मूड में नहीं था। ये सब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस में एक और टेक्निक होती है, ईवीपी यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिनन रिकॉर्डिंग। ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें इन्वेस्टिगेटर्स साइलेंट एनवायरनमेंट में सवाल पूछकर ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं ताकि बाद में प्लेबैक पर कोई ऐसी आवाज कैप्चर हो वो सुनी जा सके जो इंसानों के कानों से उस वक्त मिस हो गई होती है। गौरव अब अपनी इन्वेस्टिगेशन में ईवीपी सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। रूम को डिस्टर्ब किए बिना वो धीरे से इन्वेस्टिगेशन रूम के दरवाजे तक जाते हैं। कैमरा रिकॉर्डिंग चालू थी। उन्होंने दरवाजा हल्का सा खोला और अंदर कदम रखा। जैसे ही वो रूम में घुसे उन्हें तुरंत टेम्परेचर डिफरेंस महसूस हुआ। मॉनिटरिंग के नॉर्मल होने के बाद भी हवा थोड़ी सी ठंडी और ज्यादा भारी लग रही थी। टेबल पे डॉल वैसी ही बैठी थी, उसकी आंखें सीधी सामने देख रही थी, उसकी मुस्कान वही वैसे ही जमी हुई थी। गौरव ने अपना डिजिटल ईवीपी रिकॉर्डर निकाला और उस डॉल के मुंह के पास टेबल पे रख दिया। फिर वो धीरे से पीछे हटकर खड़े हो गए। रूम बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि आप अपनी हार्ट बीट्स को भी सुन सकते हो। उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी और फिर बहुत ही कैलकुलेटेड और धीमी आवाज में उन्होंने सवाल पूछा, यहाँ कोई मौजूद है? कोई जवाब नहीं आया, बिल्कुल खामोशी। फिर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, क्या तुम आरव से बात करती हो? स्टिल साइलेंस। मॉनिटरिंग रूम में बैठे लोग ये सारी चीजें देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे और उनको ये लग रहा था कि शायद कोई आवाज वगैरह रिकॉर्ड नहीं हुई होगी। गौरव अपना तीसरा सवाल पूछते हैं, क्या तुम इस बच्चे को डरा रही हो? नथिंग, नो आंसर।
नो रिकॉर्डिंग्स। गौरव अपना रिकॉर्डर बंद करते हैं। रूम में कुछ भी अनयूजुअल सुनाई नहीं दिया था। गौरव रूम से बाहर आते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और फिर अपने रिकॉर्डर को मॉनिटरिंग स्टेशन पे कनेक्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग्स को निकाला जाता है और तुरंत प्लेबैक करके सुना जाता है। जब उन्होंने पहला सवाल पूछा था, रिकॉर्डर में भी कंप्लीट साइलेंस होता है। सेकंड सवाल में भी कंप्लीट साइलेंस। पर जब वो तीसरा सवाल पूछते हैं, उनकी टीम का एक मेंबर कुछ सुनता है और फिर गौरव को बोलता है कि सर एक बार ये सुनिए आप। ऑडियो की वॉल्यूम बढ़ाई जाती है और फिर उसे दोबारा से सुना जाता है। स्टैटिक नॉइज के बीच में एक पतली सी, बहुत ही हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज इतनी धीमी होती है कि शायद बिना हेडफोन्स के सुनाई न दे। वो आवाज कह रही थी, मेरा है, सब मेरा है। मॉनिटर रूम में जितने भी लोग थे, सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। गौरव के पैर जम से जाते हैं क्योंकि जो वो हेडफोन में सुन रहे थे, एक्चुअल उस रूम में जाके उन्होंने कुछ भी नहीं सुना था। सबसे डरावनी बात कि ये जो साउंड थी ये अनयूजुअली क्लियर थी। जो माइक्रोफोन था वो डॉल के बिल्कुल पास लगा हुआ था, जिससे ये अंदाजा आ रहा था कि शायद ये डॉल ही सोर्स है। घर के दूसरे हिस्से में सब सो रहे थे और इस हिस्से में क्या हो रहा था। टीम को पता चल चुका था कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये एक अलग ही लेवल पे जा चुकी है। रात आगे बढ़ रही थी और घर एकदम खामोश हो जाता है। अब टाइम हुआ था 1:38 AM और मोशन सेंसर हल्की सी बीप देता है। सारी टीम की आंखें एकदम मॉनिटर पे गड़ जाती है। कैमरा फ्रेम में कोई विजिबल मूवमेंट नहीं थी। डॉल वहीं थी, टेबल भी वहीं था, रूम बिल्कुल साइलेंट था। गौरव ने तुरंत वो जो रिकॉर्डिंग हो रही थी उसको रिवाइंड करके चेक करने को बोला। पहले कुछ नहीं दिखा, पर फिर एक फ्रेम पे टीम मेंबर ने पॉज किया। वो जो डॉल का सर था ना, वो हल्का सा लेफ्ट की तरफ को पहले झुका हुआ था, जो कि इस फ्रेम पे सीधा दिख रहा था। पर कैसे? उस डॉल को तो किसी ने टच भी नहीं किया था। रिकॉर्डिंग दोबारा चलाई जाती है, फ्रेम बाय फ्रेम। उसकी जो हेड का मूवमेंट था ना, बहुत स्लो था, पर क्लियरली दिख रहा था। किसी मैकेनिकल जर्क की तरह नहीं, बट एक कंट्रोल्ड स्लो मोशन की तरह। मॉनिटरिंग रूम में सबकी धड़कनें तेज हो गई। किसी ने कुछ कहा तो नहीं, पर सबको पता था कि अब आगे जो होने वाला है वो शायद उनको हिला के रख देगा। कैमरा डिस्टॉर्शन भी तो हो सकता है, एक टीम मेंबर ने हल्के से बोला। गौरव ने तुरंत दूसरा कैमरा ऑन किया और वो कैमरा भी उसके मूवमेंट का, डॉल के हेड के मूवमेंट का प्रमाण दे रहा था। डॉल अब सीधे कैमरे में देख रही थी और उसकी आंखें बहुत ही डार्क सी फील हो रही थी, जैसे मान लो उसकी आंखों में एक डेप्थ हो जो कि कैमरे को डायरेक्टली देख रही हो। इस बार गौरव ने और कंफर्मेशन के लिए लेजर ग्रिड सिस्टम एक्टिवेट करने का डिसीजन लिया। लेजर ग्रिड सिस्टम एक तरह से ग्रीन कलर की लेजर्स को थ्रो करता है और अगर उस रूम में, उस एरिया में कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी मूवमेंट हो, हवा का पॉकेट भी हिल जाए, तो वो ग्रिड लाइंस डिस्टर्ब हो जाती है, जिसको कैमरा कलेक्ट कर लेता है और आपको बता देता है कि इस रूम में कोई अनयूजुअल चीज हुई है या कोई ऐसी चीज मूव हुई है जो शायद अपनी नेकेड आई से नहीं देख रहे। वो सिस्टम वहां पे लगाया जाता है एंड देन सारे लोग कैमरे के मॉनिटर पे लाइव फीड को देखना शुरू करते हैं। अब कुछ सेकंड्स तक लाइंस एकदम नॉर्मल होती हैं, बट उसके बाद डॉल के पास एकदम उन लाइंस में हल्का सा डिस्टॉर्शन उभरने लगता है। वो डिस्टॉर्शन डॉल के टॉर्सो से ऊपर उसके हेड तक दिख रहा था। जो लाइन सीधी थी अब वो हल्की सी टेढ़ी सी दिखने लगी थी। रूम कंप्लीटली बंद था, कोई एयर फ्लो का सोर्स नहीं था, तो वो लाइंस टेढ़ी कैसे? वो लाइंस टेढ़ी होती हैं, फिर सडनली सीधी हो जाती हैं एंड देन सडनली फिर एक डिस्टॉर्शन नोट होता है उसमें। गौरव हर बात का काउंटर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के थ्रू दे रहा था, पर अब ये वो टाइम आ चुका था जब लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस कमजोर पड़ रहे थे। पूरी टीम इतने धीमे धीमे सांस ले रही थी जैसे मानो उनकी धड़कनें हल्की हो गई हों। सारी की सारी डिस्टर्बेंसेस जो भी अभी तक नोट हुई थी वो सारी लोकलाइज्ड थी। लोकलाइज्ड का मतलब है कि रूम में सिर्फ एक ही जगह से वो सारी चीजें हो रही थी और वो जगह थी जहां पे वो डॉल रखी गई थी। सब लोग अलर्ट थे, सबके रोंगटे खड़े हो गए थे कि सडनली उनको ऑडियो मॉनिटर पे हल्की सी टैपिंग साउंड सुनाई दी, जैसे कोई लकड़ी के ऊपर हल्की सी टैपिंग कर रहा हो। साउंड इतनी हल्की थी कि असली में तो नहीं सुनाई दी, पर सिर्फ हेडफोन पहन के ही उस आवाज को सुना जा सकता था। हालांकि लाइव फीड में कोई मूवमेंट नहीं था। गौरव स्क्रीन को देखते जा रहे थे। उनका साइंटिफिक ट्रेनिंग उन्हें काम रहना सिखा रहा था, लेकिन उनका एक्सपीरियंस कह रहा था कि सिचुएशन नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन बाउंड्री से बाहर निकल रही है। और लेजर ग्रिड के डिस्टॉर्ट होने का मतलब था कि वहां पे कोई था जो शायद कैमरे में नहीं दिख रहा था, पर था जरूर। रूम की खामोशी अब और ज्यादा भारी लगने लगी थी। रात के 2 बज चुके थे, मोशन डिटेक्ट हो चुका था, वो लाइंस डिस्टॉर्ट हो चुकी थी और इन सब चीजों ने ना इस इन्वेस्टिगेशन को एक अलग मोड़ दे दिया था। अब गौरव तिवारी ये जानना चाहते थे कि ये जो सोर्स है,
ये सारी जो एक्टिविटीज हो रही है, इसका सोर्स क्या सच में वो डॉल ही है, वो बस कंफर्म होना चाहते थे। और इसकी वजह से वो एक कंटेनमेंट बॉक्स में उस डॉल को रखते हैं। कंटेनमेंट बॉक्स बेसिकली एक ग्लास बॉक्स था जो कि उसकी टीम ने वहीं पे बनाया था। और जब वो बना भी रहे थे ना उस बॉक्स को, तो उन्होंने दे मेड श्योर कि कोई भी चीज डिस्टर्ब ना हो। वो उस ग्लास बॉक्स के अंदर उस डॉल को रखते हैं और उसके चारों तरफ रॉक सॉल्ट से एक लकीर खींच देते हैं। वैसा माना जाता है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस में या एक्टिविटीज के दौरान कि जो सॉल्ट होता है ये बड़ा ही प्योर एलिमेंट होता है, और जो भी ये जो आत्माएं होती हैं या पैरानॉर्मल एंटिटीज होती हैं ये उस रॉक सॉल्ट को क्रॉस नहीं कर सकते। पर खैर गौरव इस रीजन की वजह से तो रखता ही था सॉल्ट वहां पे, बट उनका एक रीजन और होता था। उनका मानना था कि अगर कोई भी ऐसा मूवमेंट हो जो कि आंखों से ना दिखे पर एक्चुअल में फिजिकल मूवमेंट हो, तो वो जो लकीरें हैं उस सॉल्ट की वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएंगी। और वो जो लकीरें डिस्टर्ब होंगी, इनका जो कैमरा है उस डिस्टर्बेंस को लोकेट कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा। इसके बाद सारे कैमरा सेटअप किए जाते हैं और लेजर ग्रिड को फिर से एक्टिवेट कर दिया जाता है। सब कुछ सेट होने के बाद टीम मॉनिटरिंग रूम में वापस आ जाती है। कुछ देर तक सब कुछ शांत रहता है, पर देन सडनली उनको दूर कहीं एक अजीब सी साउंड सुनाई देती है, जैसे कोई दूर किसी लकड़ी पे ना नाखूनों से खरोच रहा हो। तुरंत ऑडियो फीड चेक करी जाती है और जो साउंड स्ट्रक्चर था वो घर के अंदर से आ रहा होता है, बाहर से नहीं। वो जो स्क्रैचिंग की आवाज थी वो धीरे धीरे तेज होने लगती है, जैसे मानो कोई दीवार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, ये साउंड बहुत इरेगुलर थी, कभी आती थी फिर शांत हो जाती थी, फिर थोड़ी देर तक आने लगती, एंड देन फिर कंप्लीट साइलेंस। मॉनिटरिंग रूम का दरवाजा बंद था, इन्वेस्टिगेशन रूम का दरवाजा भी बंद था, और वो डॉल उस ग्लास बॉक्स के अंदर बैठी थी, बिल्कुल बिल्कुल स्थिर, लाइफलेस। लेजर ग्रिड भी एकदम स्टेबल थी, नो डिस्टर्बेंसेस। पर हाँ, ऑडियो स्पाइक्स और डिस्टर्बेंसेस लगातार आ रहे थे। टीम जब वो ऑडियो सुन रही थी तो उनके रोंगटे खड़े हो चुके थे। वो अपना थूक तक नहीं गटक पा रहे थे कि सडनली उनको ऊपर से, टॉप फ्लोर से एक आवाज आती है। थोड़ी देर का साइलेंस होता है और फिर से उनको आवाज आती है। गौरव तुरंत अपने एक टीम मेंबर को ऊपर जाके चेक करने के लिए बोलता है। टीम मेंबर चेक करके आता है और बताता है कि सारे रूम्स बंद हैं, कॉरिडोर एकदम खाली है, वहां पे कोई भी नहीं है। पूरी टीम के रोंगटे खड़े हो चुके थे, पर वो साइलेंटली और कामली सारी चीजों को मॉनिटर कर रही थी। मॉनिटरिंग स्क्रीन्स तो शुरू से नॉर्मल दिख रही थी, पर अब वो जो स्क्रैचिंग साउंड थी वो भी रुक चुकी थी। टीम अभी भी इस सारी घटनाओं को साइंटिफिक कंक्लूजन देने की कोशिश कर रही थी। सर्दियों में वुडन स्ट्रक्चर्स का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होना आम बात है, और ऐसे में ये आवाजें होना भी कोई नई चीज नहीं है। पर देन सडनली उनका सेंसर एक और मूवमेंट और एक और साउंड को कैप्चर करता है, और वो आवाज आ रही थी आरव के रूम से। कैमरे की फीड को स्विच किया जाता है और फीड में देखते हैं कि आरव अपने बेड पे बैठा हुआ था। वो बहुत हल्के हल्के कुछ बोल रहा था, पर दूर से सिर्फ उसके होठ हिलते हुए दिख रहे थे, सुनाई नहीं दे रहा था। ऑडियो गेन बढ़ाया जाता है ताकि उसकी आवाज को सुनाई दे सके, और जब उसकी आवाज सुनते हैं तो वो बोल रहा था, दादी गुस्सा है। मॉनिटरिंग रूम में बैठे सारे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आरव की आवाज सुन के उनको सांप सूंघ जाता है। जो अभी तक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे थे ना, इस समय पे बस वो एक दूसरे को देख रहे थे, और ठंड में भी उनके पसीने निकल चुके थे। आरव दोबारा बोलता है, दादी गुस्सा है, उन्हें बाहर निकालो। और फिर उसके बाद वो सो जाता है, जैसे उसने कुछ भी करा ना हो, कुछ भी कहा ना हो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आरव के सोने के बाद फीड को दोबारा इन्वेस्टिगेशन रूम में शिफ्ट किया जाता है। डॉल अभी भी वैसे ही बैठी हुई थी, एकदम शांत। वो जो नमक की लाइन थी वो ब्रेक नहीं हुई थी। ईएमएफ सेंसर्स ने कुछ डिटेक्ट नहीं किया था, सब कुछ एकदम शांत था। पर हाँ, घर में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे घर खुद इस बेचैनी को महसूस कर रहा हो। गौरव अपनी नोटबुक को बंद कर देते हैं और थोड़ी देर तक वो गौर से स्क्रीन की तरफ देखते हैं। गौरव का साइंटिफिक माइंड अभी भी पैटर्न्स और एक्सप्लेनेशंस ढूंढ रहा था। स्लीप टॉकिंग, ग्रीफ रिस्पॉन्स, इन्वायरमेंटल साउंड्स, स्ट्रक्चरल नॉइजेस, हर चीज एक लॉजिकल पॉसिबिलिटी देती थी। लेकिन ये सारी चीजें एक साथ पे, एक टाइम पे, एक ही जगह और एक ही ऑब्जेक्ट के अराउंड कैसे हो सकती थी? ये सारी चीजें किसी और डायरेक्शन की तरफ भी इशारा कर रही थी। सेंसर्स अब नॉर्मल रीडिंग दिखा रहे थे, ऑडियो साइलेंट था, और ग्लास कंटेनमेंट बॉक्स के अंदर वो पोर्सलीन डॉल एकदम शांत बैठी थी। पर फिर भी जो कुछ भी रात भर रिकॉर्ड हुआ था, ईएमएफ स्पाइक्स, ईवीपी रीडिंग्स, टेम्परेचर ड्रॉप्स, आरव का नींद में बोलना, और
अनएक्सप्लेन्ड मूवमेंट, उन सब ने एक पैटर्न की तरफ इशारा करना शुरू किया था। जब सूरज की हल्की सी रोशनी उस बंगले में पड़ती है तो गौरव ने सारे फैमिली मेंबर्स से एक एक करके बात करनी शुरू करी। गौरव का मानना था कि इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है किसी भी जगह के, किसी भी केस के इमोशनल और हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट को समझना, उस जगह की हिस्ट्री क्या है, कौन से इमोशंस जुड़े हुए हैं। गौरव ने अक्सर ये देखा था कि ये जो पैरानॉर्मल क्लेम्स होते हैं ये किसी जगह से तो जुड़े हुए होते हैं, पर साथ में उस जगह की हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आरव की माँ बताती है कि आरव की दादी सिर्फ आरव को प्यार नहीं करती थी, उस पे जान छिड़कती थी। वो अपनी दादी की जिंदगी का सेंटर था, उनकी सारी इमोशनल एनर्जी का केंद्र था वो। दादी की जब तबीयत खराब होने लगी थी तो उनकी तबीयत खराब होने के साथ दादी की सबसे बड़ी टेंशन सिर्फ यही थी कि वो आरव को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वो बार बार इस बात को बोलती थी कि मैं कभी आरव को अकेला नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही आरव को एक पोर्सलिन डॉल दी थी और ये आरव को बताया था कि जब भी तू मुझे ढूंढेगा तो ये डॉल हमेशा तेरे पास होगी। इसके बाद गौरव ने उस डॉल को ध्यान से देखा। ये कोई सस्ती डेकोरेटिव टॉय नहीं थी, ये एक पुरानी हेयरलूम क्वालिटी की पोर्सलिन डॉल थी जिसे संभाल कर रखा जाता है और अक्सर ये जनरेशन से दूसरी जनरेशन को दिया जाता है। ऐसे ऑब्जेक्ट सिर्फ वस्तु नहीं होते, ये यादें, भावनाएं और रिश्तों का एक केंद्र बन जाते हैं। गौरव तिवारी पेरेंट्स से पूछते हैं कि ये जो डॉल थी और दादी थी इनका क्या कनेक्शन था, तो पता चलता है कि ये जो डॉल थी ये दादी की बचपन की डॉल थी। दादी इस डॉल के साथ ही उसको लेके पली बड़ी थी और जिंदगी भर दादी ने इस डॉल को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखा था। ये डॉल किसी को नहीं दी गई थी, ना किसी को इस डॉल पे हाथ लगाना अलाउड था जब तक आरव पैदा नहीं हुआ था। गौरव इन सब बातों से काफी कुछ समझ चुके थे। इसके बाद गौरव ने पूरी फैमिली को बैठाया और अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस, जो पूरी रात उन्होंने चीजें कलेक्ट करी थी, सारी रीडिंग्स थी, सारी ऑब्जर्वेशंस थी, पूरी फैमिली के सामने रखी। पर उन्होंने कोई सेंसेशनल क्लेम नहीं किया। उन्होंने बस इतना बताया कि आरव का जो इमोशनल अटैचमेंट था अपनी दादी से और जो आरव की ग्रीफ थी, ये आरव के सबकॉन्शियस माइंड पे ना बहुत गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। खैर, उनकी जो रीडिंग्स थी और जो ऑब्जर्वेशन थी वो इस चीज को भी बताती हैं कि ये सारी चीजें जो कुछ भी रात में उन्होंने देखी, ये सारी नॉर्मल और साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं हो सकती। ये कंफर्म्ड है कि ये जो डॉल है, ये डॉल आरव के लिए एक यादगार वस्तु नहीं है, ये उससे ज्यादा भी कुछ है। गौरव ने बताया कि अगर कोई बच्चा किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो, देन सडनली उस इंसान को खो दे, क्योंकि बच्चा ये समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हुआ है, कि वो इंसान कहाँ चले गया, तो अक्सर क्या होता है कि बच्चे उस आदमी या उस इंसान के द्वारा दी गई चीजों में ना उस इंसान को खोजने लगते हैं, उससे अटैच हो जाते हैं और ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है। बट यहाँ पे इस घर में जो चीजें हुई हैं वो इसके अदरवाइज भी दिखा रही है कि आरव साइकोलॉजिकली हो सकता है इंक्लाइंड हो उस डॉल के तरफ, उस डॉल में अपनी दादी को देख रहा हो, पर रीडिंग्स, स्पाइक्स और जो एबनॉर्मलिटीज इस घर में मिली है उसे, वो इस चीज के अगेंस्ट भी दिखा रही हैं। फैमिली काफी घबरा चुकी थी और अब फैमिली का सवाल था कि अब आगे क्या किया जाए। गौरव ने बताया कि ये जो डॉल है इसको डिस्ट्रॉय करना, इसको तोड़ना या जला देना बहुत डेंजरस हो सकता है। पहला, क्योंकि बच्चा इमोशनली अलाइंड है इससे। दूसरा, रीजन एक्सप्लेन करने की उनको जरूरत नहीं पड़ी। खैर, उन्होंने सजेस्ट किया कि उसको बिल्कुल रिचुअल तरीके से इसको अच्छे से श्रद्धांजलि देते हैं। तो एक शुद्ध कपड़ा लिया गया और उसमें उस डॉल को लपेटा गया। उस डॉल को उसके बाद उस शुद्ध कपड़े में लपेट के पानी में विसर्जित कर दिया गया। पानी में विसर्जन का भी एक ना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, बिकॉज पानी को एक क्लेंजिंग मीडियम माना जाता है। सो अगर आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के हिसाब से देखें या फिर आप फिजिकल डिटैचमेंट के तौर पे देखें, तो पानी एक सेफ और अच्छा मीडियम था उस डॉल को विसर्जित करने के लिए। इसके बाद गौरव ने फैमिली को सुझाव और दिया। उन्होंने बोला कि आरव के अराउंड आप दादी के बारे में अच्छी अच्छी बातें करिए, उनकी अच्छी मेमोरीज बताइए, ताकि आरव को ऐसा ना लगे कि कोई इंसान उसकी जिंदगी से एकदम गायब हो गया है। उसको ऐसा महसूस कराना बड़ा जरूरी है कि उसकी जो दादी है उसके अराउंड है, उसके साथ है। डॉल के विसर्जन के दौरान किसी ने कुछ नहीं कहा था, हर कोई शांत था, पर सबने महसूस किया जैसे मानो उनके कंधे से कोई बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा हो। शाम तक आरव भी शांत था, वो उस रात बिना डरे सोता है। कुछ दिनों बाद आरव की आवाज कंप्लीटली वापस आ जाती है और वो घर वैसे ही उतना ही हैप्पी प्लेस बन जाता है जैसे वो पहले था। शिमला की इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली खत्म हो चुकी थी। कुछ हफ्ते बाद घर एकदम नॉर्मल हो गया था।
आरव स्कूल जाने लगा था। वो दोस्तों के साथ खेलता था। धीरे धीरे उसकी जो हंसी थी उस घर की दीवारों पे गूंजने लगी थी। आरव की माँ के चेहरे पे वो शांति लौट आई थी, जैसे कि उनकी जिंदगी से बहुत बड़ा अंधेरा हट गया हो। आरव के पिताजी ने भी माना था कि जो कुछ भी उस रात हुआ था उसने उनके मन में जो साइंस और फेथ के बीच की पतली सी लाइन थी ना, उसको भी थोड़ा सा तोड़ दिया था। खैर, इन सब में सबसे बड़ा बदलाव आरव में आया था। उसकी आवाज वापस आ गई थी। अब वो हंसता, बोलता और सवाल पूछता था। लेकिन एक बात थी जो कभी नहीं बदली थी। जब भी उससे उन रातों के बारे में पूछा गया जब वो बोलना बंद कर चुका था, उसने कभी कुछ नहीं बताया, ना अपने पेरेंट्स को, ना डॉक्टर्स को, ना ही बाद में किसी काउंसलर को। जब भी उससे पूछा जाता था कि वो किस से बात कर रहा था, वो बस चुप हो जाता, नजरें झुका लेता और टॉपिक बदल देता। उसने ये कभी डिस्क्लोज नहीं किया था कि उसने ऐसा क्या देखा, क्या महसूस किया जिसने उसकी आवाज छीन ली थी। इन्वेस्टिगेशन क्लोज होने के कुछ दिन बाद गौरव तिवारी ने अपनी पर्सनल डायरी में इस केस के बारे में लिखा। उन्होंने मेंशन किया कि ये उनके लिए सिर्फ एक पैरानॉर्मल इंक्वायरी नहीं थी, बल्कि ह्यूमन इमोशन की गहराइयों को समझने का एक अनोखा अनुभव था। उन्होंने लिखा कि प्यार और लगाव इंसान को जोड़ते हैं, लेकिन जब लगाव हद से ज्यादा गहरा हो जाए तो वो एक ऐसी डोर बन सकता है जो जाने के बाद भी टूटने से इनकार कर देती है। जो भी चीजें हुई थी उस घर में, जो भी अजीब चीजें उन्होंने फाइंड करी थी, वो सारी चीजें एक ही ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई थी। इसका मतलब सिर्फ एक ही था कि कहीं ना कहीं वो जो डॉल थी, उस डॉल के अंदर दादी की स्पिरिट ट्रैप्ड थी। डायरी के लास्ट पेज पे उन्होंने एक लाइन लिखी, शिमला का वो बंगला आज भी वहीं खड़ा है, पहाड़ी हवा वहां अब भी चलती है, देवदार के पेड़ अब भी रात में सरसराते हैं, पर घर के अंदर अब सब कुछ आम लगता है। और शायद सच में सब आम ही है, लेकिन कभी कभी जब यादें किसी वस्तु से चिपक जाती है और जब मोह छोड़ने से इनकार कर देती हैं, तो कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस खामोश हो जाती हैं। और शायद इसीलिए आज तक किसी को नहीं पता उस रात आरव ने ऐसा क्या देखा था जिसने उसकी आवाज छीन ली थी। सो दोस्तों, ये था गौरव तिवारी का एक गजब का केस। एंड कितना फैसिनेटिंग है ना, एक इंसान जिसने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में जानना, इंक्वायर करना, लोगों की मदद करना ही अपना प्रोफेशनल करियर बना दिया था। मतलब आई कैन नॉट इवन इमेजिन। अक्सर मैं ये कहानियाँ वगैरह सुनाता हूँ ना, एंड आपको पता है आई एम एन आर्किटेक्ट, तो मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत तरह के लोगों से मिलता हूँ। वो सारे लोग पता मुझे क्या बोलते हैं कि दिव्य यार तू ये कैसी कहानियां सुनाता है, मतलब तेरे को क्या इतने सारे टॉपिक्स में यही मिला। पर कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जिसने मुझे भी ये सब मानने में मजबूर कर दिया होगा। मेरे को दिन की 10 से 15 कहानियां आप लोग भेजते हो। कोई ब्लैक मैजिक की कहानी होती है, कोई पोजेशन की कहानियां होती हैं, कई सारी कहानियां मुझे असली नहीं भी लगती हैं। मैं एक एक कहानी पढ़ता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, इंक्वायर करता हूँ, और जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलती है कि एक्चुअल में उस इंसान के साथ हुआ है, तब तक एक कहानी मैं आप तक नहीं सुनाता हूँ। उसके बाद भी लोग बोलते हैं कि कहानियां कुछ कुछ उनको नकली लगती हैं। बट देन मैं बस ये बोल सकता हूँ कि इन चीज़ों पर यकीन सिर्फ वही करता है जिसने ये चीज़ें फेस करी होती हैं अपनी लाइफ में। और हम तो पहाड़ों पे, खैर हमारे लिए तो थोड़ा कॉमन ही है ये सब। तो दोस्तों, इसी बात में, इसी थॉट के साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी और भी कहानियां मुझे भेजें ताकि मैं वो कहानियां लोगों के साथ शेयर कर सकूं। कई सारे लोग तो एंटरटेनमेंट के लिए चैनल देखते हैं, पर बहुत सारे लोग एंटरटेनमेंट के लिए चैनल नहीं देखते। क्या पता आपकी कहानी से किसी की हेल्प हो जाए। सो ऑन दिस थॉट लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, और साथ में अलर्ट रहिएगा। बाय।